हो रही है, नज़र आ रहे हैं आपको? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, चलें, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे। वी विल स्टार्ट विद अ रीकैप और उसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट इनवर्स सिस्टम्स, वी विल टॉक अबाउट मिनिमम और मैक्सिमम एंड मिक्स फेस सिस्टम। बेसिकली इनवर्स सिस्टम्स को हम ये देखेंगे कि सर्टेन सिचुएशंस होती हैं, बल्कि बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें सिस्टम का इनवर्स समहाउ जो है वो कंप्यूट करना पड़ता है। तो मिनिमम फेज सिस्टम जो है वो हम उसी जो है वो रिलेशनशिप में देखेंगे कि अगर हमने इन्वर्स करना हो और इन्वर्स पॉसिबल ना हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, हाउ डू वी यूज़ द मिनिमम फेज सिस्टम्स। और अनाउंसमेंट जो है वो आज एंड में है, बिकॉज आज आप लोगों का जो मिड होना था, मुझे एक आज जो है वो ईमेल आई थी उसके सिलसिले में। सो लेट्स सी के उसके बारे में जो है वी विल डिस्कस एट द एंड। अच्छा, वी विल स्टार्ट विद अ रीकैप। और इसमें जो है वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल पास फिल्टर्स। आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल पास फिल्टर? जी, अब इत्तेफाक से आप दोनों ही हैं तो मैं आप दोनों से ही पूछूंगी जी, व्हाट आर ऑल पास फिल्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? यहाँ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। जी, अच्छा चलें, ये बताएं कि ऑल पास फिल्टर बनाते कैसे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर अम, ये सिस्टम है तो, और मैं आपको कहती हूँ कि सिंगल पोल और ज़ीरो के साथ ऑल पास फिल्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ऑन द रियल लाइन लेट्स सपोज कि आई टेल यू, तो आप ज़ीरो को पोल को कहाँ प्लेस करेंगे? इनसाइड द यूनिट सर्कल और आउटसाइड द यूनिट सर्कल, एंड देन ज़ीरो को कहाँ प्लेस करेंगे? नो आइडिया? दोनों आप में से किसी को क्या नाम क्या है आप लोगों के? अम, मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। जी जी, बिल्कुल आ रही है। ओके, सो दिस केस व्हाट विल हैपन कि अब लेट्स सपोज कि हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं। ऑल पास फिल्टर में हमारे पास हमेशा क्या होता है, दीज आर द फिल्टर्स जो कि हम उस वक्त यूज़ करना चाहते हैं जब हम जो सिस्टम में से हम जिस भी इनपुट को गुजारते हैं उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस हम चेंज नहीं करना चाहते, मगर फेज़ रिस्पांस के ऊपर हम कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं। और ये उस सिचुएशन में हो रहा होता है जब हमें कभी कोई सिग्नल जो है अनडिज़ायरेबल फेज़ के साथ मिल रहा हो। इसका हमेशा से जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह होती है कि पोल और ज़ीरोस पेयर की फॉर्म में हम रखते हैं। पोल्स जो है वो ज़ाहिर है कि हमेशा आप इनसाइड द यूनिट सर्कल रखते हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस के हम स्टेबल सिस्टम चाह रहे होते हैं। तो पोल्स जब इनसाइड द यूनिट सर्कल होते हैं, जो ज़ीरो होता है जो उसके साथ पेयर अप हो रहा होता है वो हमेशा 1 ओवर लोकेशन ऑफ द पोल के ऊपर रखा जाता है। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इफ पोल इज, फॉर एग्जांपल अगर हम रियल के एक्सेस की बात कर रहे हैं तो इफ द पोल इज एट अल्फा के, तो जो ज़ीरो हो जाएगा दैट विल बी 1 ओवर अल्फा के। जब हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं जीन इनवर्स माइनस अल्फा के का मतलब है कि इट इज़ 1 ओवर अल्फा के। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर में है तो फिर इसी तरह से जो है वो बीटा के है तो 1 ओवर बीटा के पे हो जाएगा ज़ीरो। और अगर बीटा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे तो कॉन्जुगेट के ऊपर भी पेयर्स आ जाएंगे। So let's do an example. For example, let's suppose कि हमारे पास h of z is equal to z inverse minus 1 over 3 over 1 minus 3 z inverse. ठीक है? And then we have z inverse minus 1 by 2 e j pi by 4 divided by 1 minus 1 by 2 e j पाई बाय 4 जी इनवर्स। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में है तो इसके साथ एक इसी तरह का जो है वो पोल ज़ीरो का पेयर और आएगा, कॉन्जुगेट पेयर आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इस वो किस लोकेशन पे हो जाएगा, इट विल बी एट माइनस हाफ ई माइनस जे पाई बाय 4 के ऊपर। ठीक है, एंड देन इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव
e माइनस जे पाई बाय 4 z इनवर्स। ठीक है, अब पेयरिंग देखें, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं वो पेयर की फॉर्म में हैं जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, और जो रियल पोल्स हैं और कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं जीरोस हैं वो जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और जो रियल हैं वो हमारे पास जो है वो जाहिर है कि एक ही उसमें है, पेयर वाइज जो है वो कॉम्प्लेक्स और रियल के साथ आ रहे हैं। अच्छा, if we want to plot it, we can plot it pair by pair. For example, ये वाला जो है इसके लिए मेरा जो पोल है that will be at 1/3 and 0 जो है वो 3 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका पोल कहाँ पर होगा और 0 कहाँ पर होगा? जी, एनीवन? ओके, आप लोग आ चुके हैं। ओके, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट वेयर विल बी द पोल ऑफ दिस पेयर ऑफ, जो हमारे पास पे जीरो और पोल का पेयर आया हुआ है, तो पोल कहाँ होगा और जीरो कहाँ पे रखना चाहिए मुझे? जी, जीरो 04 किसका रोल नंबर है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम आ यस रही मैम। है। अभी मैम हमारा क्विज हुआ तो अभी सब ज्वाइन कर आई रहे नो हैं। आप, हाँ मुझे अंदाज़ा है, लेकिन असल में क्लास भी सिर्फ 35 मिनट्स की होती है और मैं आज ये लेक्चर ख़त्म करना चाह रही हूँ चैप्टर, तो इस वजह से जो है आई हैड टू स्टार्ट विद 1 और 2 पर्सन। लेकिन चलें, अब मुझे बताएं, अभी आई जस्ट डूइंग, ओके चलें, अगर आप लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट मी नॉट आस्क यू द क्वेश्चन। तो ये जो है सिर्फ ऑल पास फिल्टर जो है इसको ही मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही थी, और इसमें जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है जिसमें जस्ट क्या है कि एक जो है वो रियल पेयर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं, पोल और जीरो है, और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में, और मैं अब इसको प्लॉट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर हमारे पास जो रियल की फॉर्म में है वो 1/3 के ऊपर यहाँ पर अगर पोल आया था, पोल हमेशा हम इनसाइड द यूनिट सर्कल रखेंगे, और जीरो जो है वो ऑटोमेटिकली उसके रेसिप्रोकल लोकेशन पे आउटसाइड द यूनिट सर्कल आ जाएगा जब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल पास फिल्टर। तो इस केस में जो हमारे पास वो है पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं और जीरोस हैं, तो उसमें से जो पहला जो कॉम्प्लेक्स पोल है वो यहाँ पर आ रहा है 1/2 ई जे पाई बाय 4 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि 1/2 वुड बी समवेयर हेयर, यहाँ पर आ जाएगा, और पाई बाय 4 का मतलब है कि इट विल बी दिस एंगल। ठीक है, और ओके, सो समवेयर पाई बाय 4 का एंगल जो है वो इस तरह आ जाता है। अब जो जीरो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा दैट विल बी ये 1/2 के बजाय 2 के ऊपर आएगा, कहाँ कहीं पर एंगल जो है वो सेम ही रहेगा जो पाई बाय 4 का एंगल था। और अगर हम जब लास्ट वाले को प्लॉट करते हैं तो वो भी हमारे पास इसी तरह से प्लॉट हो रहा होगा मगर ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वी जस्ट वांट टू रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप पोल और जीरोस प्लॉट कर रहे होते हैं ऑल पास फिल्टर में तो दे आर ऑलवेज इन पेयर्स, और अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं तो बेसिकली आपके पास दो पोल्स और दो जीरोस डेफिनेटली ज़रूरी होते हैं, और अगर आपके पास रियल में है तो उस केस में जो है वो सिंगल पोल्स और जीरोस जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसका पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वी वांट टू गिव सम कांस्टेंट और यूनिटी गेन टू द सिस्टम, जबकि हम फेस जो है वो उसका एडजस्ट करना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास क्या जो है वो जो इनपुट पे चीज़ आ रही है ऑल पास के उसका फेस डिस्टॉर्शन वगैरह हम किस तरह से करेक्ट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनवर्स सिस्टम्स। अच्छा, इनवर्स सिस्टम का जो पर्पस है दैट इज़ एक्चुअली, यहाँ पे मैंने दो फिगर्स डाली हुई हैं जिससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखें, इसमें खैर डायरेक्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, यू कैन एक्चुअली जस्ट थिंक अबाउट इट एज डायरेक्ट सिस्टम। तो ये जो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई हुई है, दिस इज़ अ फिगर ऑफ अ ब्रेन, और बेसिकली क्या है कि जब हम ब्रेन को स्कैन कर रहे होते हैं एमआरआई के केस में, तो हमें जो है ना ये तस्वीर नहीं मिल रही होती, वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस जो कि राइट पे नज़र आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा होता है हमें। और अब मगर क्या है कि अब आई नो द सिस्टम के जाके फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आया था, तो ये दोबारा से ये जो भी हमारे पास इमेज है, ये इमेज करने के लिए आई नीड टू पास दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म थ्रू द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर
सिस्टम जहाँ से गुजर के ये आया हुआ था, ठीक है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके इन्वर्स सिस्टम के लिए, जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, एक तो ये कि इन्वर्स सिस्टम हमें कब चाहिए होता है, जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि मेरे पास जो बेसिकली अब एक्चुअली मेरा एक्स ऑफ एन जो है या जो इनपुट है वो दिस इज दिस इमेज, ठीक है, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है, मुझे ये मिल रहा है वाई ऑफ एन, एंड आई कैन से कि जी मुझे ये कहाँ से गुजरने के बाद मिल रहा है, एच एफ एन से गुजरने के बाद मिल रहा है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एक्स ऑफ एन। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ये वाई ऑफ एन को ले सकती हूँ एज एन इनपुट, ठीक है, और इसको मैं गुजार सकती हूँ बाय सम इनवर्स ऑफ एन से। तो वाई ऑफ एन को जब मैंने इनवर्स ऑफ एन से गुजारा एंड आई एम गेटिंग सम डब्ल्यू ऑफ एन। अब अगर ये मैं कह रही हूँ कि दिस इज द इनवर्स ऑफ एच ऑफ एन, तो डब्ल्यू ऑफ एन, आई वांट डब्ल्यू ऑफ एन टू बी एग्जैक्टली सेम एज एक्स ऑफ एन। और यहाँ से आपको नजर आ रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब दिस इज ऑब्वियस कि मेरे पास एक्चुअल तो ये इनपुट था ना और मुझे यही इनपुट एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन ये कि सिस्टम से मुझे ये आउटपुट मिल रहा था। या ये कि दूसरी एग्जाम्पल जिस तरह मैंने नीचे शो की हुई है, दिस इज अगेन सम वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप लोग फ़ोन में तस्वीरें वगैरह लेते हैं तो फिल्टर्स अप्लाई हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो पिक्चर है वो ब्लर आ गई है जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फ़ोन का सिस्टम है जो कि जिसमें से ये एक्चुअल जो थी वो तस्वीर जो आपने ली थी वो पास की है, दिस इज़ द इनपुट। आपका डिज़ायर जो आउट है वो अगेन यही वाला इनपुट आपको डिज़ायर है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, सिस्टम में से पास होने के बाद ये चीज़ मिल रही है। तो आप समहाउ उसको इन्वर्स प्रॉब्लम में से, इन्वर्स सिस्टम में से गुजार के और फिर ये इनपुट लेना चाहेंगे। दूसरी बहुत मतलब इसके अलावा एग्जांपल क्या होती है, आपके पास फ़ोन पे जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग ऑन फ़ोन, और उसके बाद आपका जो सिक्स सिग्नल है वो जब कम्युनिकेशन चैनल से गुजर के जा रहा है तो उसके अंदर नॉइज़ वगैरह ऐड हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपको कम्युनिकेशन चैनल के बारे में पता है कि उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो जो रिसीविंग एंड है आप वहाँ पर उसका इन्वर्स अप्लाई करके, जो भी चैनल था उसका इन्वर्स चैनल अप्लाई करके सिग्नल जो लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो अब ऐसा होता है कि जो हमें सही से सुनाई दे रही होती है मोबाइल फ़ोन पे जब हम बात कर रहे होते हैं। सो द इन द एंड व्हाट वी एक्चुअली नो इज़ कि इन्वर्स सिस्टम की ज़रूरत हमें मुख्तलिफ जगहों पर पड़ती रहती है। अब इन्वर्स सिस्टम में लेट्स ट्राई टू सी कि मेरे पास अगर एक सिस्टम है और मैं सॉरी इनपुट है, मैं इसको गुजार रही हूँ एच ऑफ एन से विच इज़ एक्चुअल सिस्टम, ठीक है, और यहाँ से मुझे वाई ऑफ एन मिल रहा है। और जिस तरह अभी हमने बात की है कि बेसिकली हम वाई ऑफ एन एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि एक्स ऑफ एन चाहती हूँ। आई हैव यानी व्हाट आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट वाई ऑफ एन, ठीक है, एंड आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट एच ऑफ एन। सिस्टम भी पता है मुझे और वाई ऑफ एन मैंने ऑब्जर्व किया है, लेकिन मुझे एक्स ऑफ एन नहीं मिला। तो मैं जब मुझे एच ऑफ एन पता है तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू हैव सम एच इनवर्स ऑफ एन सो दैट आई गेट डब्ल्यू ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एन। अगर हम सिंपल टाइम डोमेन में बात करते हैं, कॉन्वोल्यूशन के फॉर्मूलाज लगाते हैं, वी नो के वाई ऑफ एन बाय definition y of n is x of n convolve with h of n, and w of n would be equal to y of n convolve with h inverse of n, ठीक है। तो अच्छा इसकी जगह अगर मैं y of n की वैल्यू लगा देती हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन, सो दिस इज h of x of n convolve with h of n convolve with h inverse of n. Okay, I want this w of n to be equal to x of n, ठीक है, लेकिन अब मुझे तो नजर आ रहा है कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x of n कन्वॉल्व विद समथिंग, ठीक है, और ये जो समथिंग है वो क्या है, h of n और h of इनवर्स ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन है। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि व्हाट शुड बी दिस नंबर, व्हाट शुड बी दिस आउटपुट h of n कन्वॉल्व विद h of n सो दैट ये पूरे का पूरा जो मेरे पास कॉन्वोल्यूशन आ रही है थ्री टर्म्स की, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एक्स ऑफ एन। मैं एच ऑफ एन और एच ऑफ इनवर्स ऑफ एन क्या रिलेशनशिप होना चाहिए या इनको कन्वॉल्व करके मुझे क्या मिलना चाहिए कि मुझे एट द एंड ये पूरे के पूरी जो चीज़ है वो एक्स ऑफ एन दे रही हो। जी, कोई कमेंट करना चाहेगा इसके ऊपर? मैम इम्पल्स आ जाए।
इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारे पास वी नो कि अगर हम किसी भी सिग्नल को इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो हमें वही सिग्नल मिलता है। तो अब मुझे यहाँ पे आई डोंट नो कि एच ऑफ एन क्या है और एच ऑफ इनवर्स ऑफ एन क्या है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं इस तीनों जो तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन मेरे पास सिग्नल्स हैं, सिस्टम्स हैं, जो भी हैं, इनको कन्वॉल्व करके आई वांट इट टू बी इक्वल टू एक्स ऑफ एन। सो इट मीन्स के दिस एच ऑफ एन एन एच इनवर्स ऑफ एन का जो रिलेशनशिप है वो ये होना चाहिए कि इनके कॉन्वोल्यूशन से मुझे डेल्टा ऑफ एन मिल रहा हो, इनवर्स मिल रहा हो, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि टाइम डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम और उसके इनवर्स सिस्टम के दरमियान रिलेशनशिप ये है कि दोनों कन्वॉल्व होने के बाद आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स इम्पल्स मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, अब लेट्स गो टू जी डोमेन, ठीक है। अब जी डोमेन में अगर मैं ये लिखती हूँ इक्वेशन, जो मैंने एंड में इक्वेशन लिखी है, तो इस केस में अच्छा, या इसी को दे, हाँ जी, एंड में जो लिखी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब मैं अगर जी में करती हूँ तो कन्वोल्यूशन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और डेल्टा का डेल्टा ऑफ एन का जी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ रहा है कि एच इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर एच ऑफ जी, ओके। सो अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि जी आपको कोई एच ऑफ एन दिया जाता है, हम अगले उसमें जो है अगली स्लाइड पे एग्जांपल करेंगे भी, लेकिन अगर आपको कोई एच ऑफ एन दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आपने एच इनवर्स ऑफ एन निकालना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप फाइंड आउट करना शुरू करें कि अच्छा आप इसको किससे कन्वॉल्व करेंगे तो डेल्टा आ रहा होगा, विच इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। दूसरा तरीका क्या है, आप एच ऑफ एन से एच ऑफ जी कंप्यूट करें और 1 ओवर एच ऑफ जी ले लें, तो उससे आपको एच इनवर्स ऑफ जी मिल जाएगा। जब एच इनवर्स ऑफ जी मिल गया है तो फिर आप उसका इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म लेके एच इनवर्स ऑफ एन निकाल सकते हैं, ओके। वन थिंग, अब देखें, अभी नो कि हमारे पास एच ऑफ जी जो है, वी हैव सीन के एच ऑफ जी हमारा होता है, मतलब बहुत ही जेनेरिक फॉर्म में, इट इज एक्चुअली टू पॉलिनोमियल्स का हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, बी इनवर्स बी जी ओवर ए जी। अब अगर मैं बी जी ओवर ए जी के फॉर्म में एच इनवर्स ऑफ जी को लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 ओवर एच ऑफ जी है तो क्या बन जाएगा, ए जी ओवर बी जी, ओके। अब मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि बहुत ही स्मॉल सा बहुत ही सिंपल सा सिस्टम बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा एच ऑफ जी जो था वो कुछ इस तरह का था, ये रियल ऑफ जी है, दिस इज इमेजिनरी ऑफ जी, ये यूनिट सर्कल है। लेट्स सपोज कि पोल यहाँ पे था और जीरो यहाँ पे कहीं था, एंड दिस इज नॉट ऑल पास सिस्टम, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये अल्फा और 1 ओवर अल्फा है, लेकिन ये कि पोल इनसाइड द यूनिट सर्कल है और जो आपके पास जीरो है वो आउटसाइड द यूनिट सर्कल है। जीरो के ऊपर तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना कि हम कहीं भी रख सकते हैं। अब अगर ये एच ऑफ जी का मैंने पोल जीरो प्लॉट किया है, इफ आई वांट टू प्लॉट पोल जीरो प्लॉट ऑफ एच इनवर्स ऑफ जी, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा उसमें और इसमें, कौन बताएगा? Now I want to listen to some new voice. किससे पूछूं मैं? 29 किसका रोल नंबर है? 29 नहीं है, ओके। 30 ओके। 43 यस मैम। अब नाम भी बताइएगा। मापलूस। मापलूस जी, मापलूस बताएंगे आप कि क्या हो जाएगा इसका, पोल और जीरोस कहाँ आ जाएंगे इनवर्स के? एक रेसिप्रोकेट, ओके। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास था, उप्स, मैम ये स्विच हो जाएंगे, मतलब स्विच हो पोल की जाएंगे, जगह। ओके जी, बिल्कुल। देखिए नजर आ रहा है ना हमें, क्योंकि ये बी और ए, जो बी जी और ए जी जो है वो रेसिप्रोकेट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो मेरा पास एच इनवर्स आ रहा है
उसको अगर मैं प्लॉट करती हूँ पोल जीरो प्लॉट, तो उसका जीरो यहाँ हो जाएगा और पोल यहाँ हो जाएगा। अच्छा, इज इट अ स्टेबल सिस्टम? आप मुझे कोई और बताएगा। 18, रोल नंबर 18 किसका है? जी मैम। नाम भी बताइएगा। अहमद। जी अहमद, हाँ जी। जी अहमद, बताएंगे आपके इज इट ए स्टेबल सिस्टम? ये एज इनवर्स ऑफ जी है ना जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, पोल जीरो प्लॉट। वुड इट बी स्टेबल और नॉट? मैम अनस्टेबल सिस्टम है ये। क्यों? कैसे पता चल रहा है आपको? पोल ओके, हाँ पोल है वो। ठीक है। हाँ तो ठीक है, सही है, राइट, ठीक है। तो पोल आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने एच ऑफ जी से एच इनवर्स जी जो निकाला है, मेरा एच ऑफ जी वाज स्टेबल क्योंकि पोल इनसाइड द यूनिट सर्कल था। और लेकिन ये कि एच इनवर्स ऑफ जी स्टेबल नहीं रहा। तो अगर मैं एच ऑफ ये, इफ आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे पास एच ऑफ जी एंड एच इनवर्स ऑफ जी दोनों के दोनों स्टेबल हों, तो व्हाट रिस्ट्रिक्शन शुड आई पुट in addition to poles being inside the unit circle? क्योंकि हमने तो पहले ये restriction रखी हुई है ना कि पोल को inside the unit circle होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अब मुझे और कंडीशन क्या रखनी चाहिए अगर मैं ये चाहती हूँ कि उसका इनवर्स सिस्टम भी स्टेबल हो? जी अहमद और माबलूस के अलावा कोई और? 04, यस मैम। नाम भी बताइएगा प्लीज, मुझे नाम ना बहुत मुश्किल से याद होते हैं। जी अबू जी जी, बकर। अबू बकर। जी अबू बकर, आप बताएंगे कि आपको क्या समझ में आता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए इन एडिशन टू, क्योंकि एच ऑफ जी को स्टेबल होने के लिए उसके पोल्स को इनसाइड यूनिट सर्कल होना चाहिए था, ठीक है। एच इनवर्स ऑफ जी जी को भी स्टेबल होने के लिए उसके पोल्स को इनसाइड द यूनिट सर्कल होना चाहिए। तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे आप एच ऑफ जी के ऊपर? व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन एच ऑफ जी जिससे आप ये श्योर करेंगे कि एच इनवर्स ऑफ जी भी स्टेबल है? जी अबू मैम, बकर कुछ? जी जी, इसके पोल्स पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। पोल्स पे तो रिस्ट्रिक्शन है ना ऑलरेडी, कि पोल्स तो इनसाइड द यूनिट सर्कल होने चाहिए ना एच ऑफ जी के, वो तो हमें पता ही है ना, वो तो हैं। देखिए ना, नजर आ रहा है, मैंने ये एच ऑफ जी किया जी हुआ है ना। चले मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैं जीरो पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ कि आई मेक श्योर कि ये वाला भी स्टेबल हो जाएगा, एच इनवर्स भी? मैम, जीरो को सर्कल के अंदर जी होना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अब ये दोनों वो हो गए ना रेसिप्रोकेट। अगर इफ आई मेक श्योर कि ये वाला जो जीरो है जो मैंने आउटसाइड रखा था टू स्टार्ट विद, ये भी कहीं इनसाइड पड़ा हुआ होता, तो अब जब मैं एच इनवर्स ऑफ जी प्लॉट करती हूँ तो इसका मतलब है कि इसका पोल भी इनसाइड आएगा ना, बिकॉज वो ये जीरो जो है वो पोल पे मैप कर रहा है, ये पोल जो है वो जीरो के ऊपर मैप कर रहा है। सो द थिंग इज कि इन ऑर्डर टू हैव स्टेबल सिस्टम एंड इट्स इनवर्स, रिस्ट्रिक्शन हमने क्या करनी है, हमने देखना सिर्फ सिस्टम के ही पोल्स एंड जीरोस को है, क्योंकि हमें तो दायरे इनवर्स तो अभी पता ही नहीं है ना जब हम स्टार्ट करने लगे। तो हम, लेकिन हमने क्या रिस्ट्रिक्शन रखनी है कि एच ऑफ जी जो है उसके, in order to have a stable inverse, h of z has all the poles and zeros inside the unit circle, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारे पास इनवर्स सिस्टम की बात आ गई। अच्छा, लेट्स डू एन एग्जांपल। अब इसमें एक और चीज जो हमें समझ में आती है, लेट्स हमें एग्जांपल से समझ आएगी। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अब मेरे पास h ऑफ n जो है हाफ ऑफ n u ऑफ n है। अब मैंने एच इनवर्स ऑफ एन निकालना है, ठीक है। वी नो द स्टेप्स, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंप्यूट एच ऑफ जी, ठीक है। और इस केस में हम बहुत दफा कर चुके हैं। एच ऑफ जी विल बी इक्वल टू जी इनवर्स एंड जी ग्रेटर देन हाफ, इसका आर ओ सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एच ऑफ पहले मैंने एच ऑफ जी निकाला, अब मैंने एच इनवर्स ऑफ जी निकालना है, विच इज इक्वल टू एच ऑफ जी, which is equal to 1 minus 1 by 2 z inverse. And what will be h of h1 of n, so h inverse of n, इसका इनवर्स क्या बनेगा? जल्दी से बताए कोई मुझे। ये जो h इनवर्स ऑफ z हमने निकाला है, इसका इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास इस डेल्टा फॉर्म एन में? माइनस ओके, वेरी गुड। डेल्टा n माइनस हाफ ऑफ डेल्टा n डेल्टा माइनस 1, एन। ठीक है।
अच्छा, अब देखिए इससे हमें जो चीज़ ये कंप्यूट करना तो मुश्किल नहीं था, एंड वी नो द स्टेप्स, यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स कि यू स्टार्ट विद एच ऑफ एन से एच ऑफ जी लें, एच ऑफ जी से एच इनवर्स ऑफ जी लें, और वहाँ से एच वन ऑफ एन कर लें। जो चीज़ हमने यहाँ नजर आई है वो देखिए, ये वाला जो था दिस वॉज एन IIR फिल्टर। ठीक है, एक तो ये कि हमें इसकी लेंथ से ही पता चल रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ रिस्पॉन्स है, दूसरा हमें इसका एच ऑफ जी देख के भी पता चल रहा है कि ऑल पोल है, ऑल पोल वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास IIR फिल्टर होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली FIR फिल्टर, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ जीरोज है, नॉन जीरो पोल कोई भी नहीं है। सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास अगर ऑल पोल सिस्टम है एक्चुअल वाला, तो इट इज ऑब्वियस कि आपके पास जो हमारा जो बाद वाला सिस्टम बनेगा वो दैट विल बी एक्चुअली FIR सिस्टम, या उसमें सारे के सारे ऑल जीरोज होंगे। ऑल पोल और जीरोज कहने का मतलब मेरा ये है कि नॉन जीरो पोल्स और जीरोज की बात कर रहे हैं, जीरो पे तो जाहिर है कि मौजूद होंगे ही होंगे। ओके, अब लेट्स सपोज कि इसी की डिफरेंट, इसकी ऑपोजिट एग्जांपल कह देते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई तो है कि आप खुद करेंगे, लेकिन इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। तो लेट्स डू सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसको एक मेक करना है, तो लेट मी एक्चुअली डू इट हियर क्विकली। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि यहाँ से चलते हैं कि सिस्टम हमारा एक्चुअली एच ऑफ एन जो है वो डेल्टा ऑफ एन माइनस हाफ ऑफ डेल्टा ऑफ एन माइनस वन है। अगेन मैंने अगर एच इनवर्स निकालना है इसका, तो आई विल स्टार्ट विद द सेम स्टेप्स। इस यहाँ से मैं जो हूँ वो पहले एच ऑफ जी निकालूंगी, एच इनवर्स ऑफ जी निकालूंगी, एंड अब मुझे बताएं कि ओके व्हाट वुड बी, अब देखें ये जो अगर मेरे पास एच इनवर्स ऑफ जी आता है, इसका एच इनवर्स एच आई ऑफ एन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल की थी। ठीक है, अब यहाँ तो खैर हमें क्योंकि नजर आ रहा है ना कि यहाँ पर ये है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये जो है वो इसके साथ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो इट विल बी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप मुझे आंसर में ये दे देते हैं कि आपके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है और आप कह देते हैं कि जी एच इनवर्स ऑफ एन ये बन जाएगा, तो मैं इसको इनकरेक्ट कर दूंगी। वाई? बिकॉज दिस विल ऑल्सो एंड अप विद द सेम एच ऑफ जी। अगर मेरे पास ये भी एच ऑफ एन से स्टार्ट करूँ ना मैं, तो एक्सप्रेशन मेरे पास यही आएगी। व्हाट इज द थिंग दैट वुड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? ROC, जो कि मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, सो द थिंग इज कि अगर आपके पास ये सिस्टम आता है, इस तरह की कोई भी चीज आती है, एक तो सबसे बड़ी चीज जो हमें ये पता चल रही है वो ये कि एक ही सिस्टम में जब आप इनवर्स सिस्टम बना रहे हैं तो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ द इनवर्स सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कॉजल रख रहे हैं, नॉन कॉजल रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट करें आपको स्टार्ट में ये कह देती हूँ कि दिस इज एच ऑफ एन, और जो एच इनवर्स है ना, यू आर टोल्ड कि दैट शुड बी कॉजल। तो कॉजल का क्या मतलब है कि जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो आप कहेंगे कि जी z ग्रेटर देन हाफ है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये कॉजल आपको दिया हुआ है। और फिर यू कैन से फॉर श्योर कि ये हाफ ऑफ एन यू ऑफ एन जो है वो इनवर्स सिस्टम बन रहा होगा। अदरवाइज अगर मैंने ये कंडीशन आपको नहीं दी है तो व्हाट यू विल से कि अच्छा ये मेरे पास एच इनवर्स ऑफ जी आया है, लेकिन अगर कॉजल एच इनवर्स ऑफ जी लेना है तो ये वाला मेरे पास एच इनवर्स ऑफ एन आ जाएगा, और अगर एंटी कॉजल है तो उस केस में ये वाला आ जाएगा। सो इन दैट केस यू नीड टू कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज के जो कि पॉसिबल हो सकती हैं, एंड यू विल सी कि अगर आप एच ऑफ एन को इसके साथ करते हैं कन्वॉल्व या इसके साथ करते हैं कन्वॉल्व, दोनों में से किसी भी कन्वॉल्व करते हैं, द आंसर शुड बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद either of them, but the thing is कि there are number of possibilities to end with अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। और अगर इंफॉर्मेशन मौजूद है तो फिर ये कि आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे पास कौन सा जो है वो सिस्टम आया, कौन सा सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली इनवर्स सिस्टम है। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली इनवर्स सिस्टम की। वी नो कि व्हाई डू वी नीड इनवर्स सिस्टम। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इफ आवर सिस्टम, मतलब मेरे पास जो एच ऑफ जी है वो ऐसा है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कि एच ऑफ के इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि पोल्स एंड जीरोस इनसाइड द यूनिट सर्कल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में वी एक्चुअली यूज मिनिमम फेज सिस्टम्स। ठीक है, अच्छा अब देयर इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ मिनिमम फेज सिस्टम्स,
और मिनिमम फेज सिस्टम क्या है? सिस्टम है कि हम बाय डेफिनेशन इट इज़ अ सिस्टम जिसके ऑल पोल्स एंड जीरोज इनसाइड द यूनिट सर्कल होते हैं, ठीक है। हमारे पास जिस तरह ये सिस्टम है, तो हमें पता है कि अगर कोई मिनिमम फेज सिस्टम है तो इसका मतलब है कि जाहिर है अगर ऑल पोल्स एंड जीरोज इनसाइड द यूनिट सर्कल है तो उसका इन्वर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसी का जो है वो मैक्सिमम फेज सिस्टम होता है, जो कि क्या होता है कि जिस केस में आपके पास पोल्स तो इनसाइड द यूनिट सर्कल होते हैं लेकिन जीरोस जो होते हैं दे कैन बी एनीवेयर आउटसाइड द यूनिट सर्कल, ठीक है। तो इस केस में अब देखें, अगर कोई सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में आपके पास जो एच ऑफ जी है, लेट्स सपोज कि ये एच ऑफ जी है ना, ये एच ऑफ जी इज मिनिमम फेज विच मीन्स कि इसके ऑल जीरोस एंड पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल, तो वी नो कि ये खुद तो स्टेबल है ही है, इसका इनवर्स भी स्टेबल होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये हमने पहले देख लिया। अगर हम मैक्सिमम फेज सिस्टम की बात करते हैं कि जिसमें आपके पास जीरो सारे के सारे आउटसाइड हैं लेकिन पोल्स इनसाइड हैं, तो इस केस में एच ऑफ जी स्टेबल है, एच इनवर्स ऑफ जी जो है वो स्टेबल अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जीरोस आउटसाइड द यूनिट सर्कल है। अच्छा, मिक्स फेज सिस्टम क्या हो जाता है कि अगर फर्ज करें कि इसी में हमारे पास जीरोस ऐसे ऐड हो जाते हैं कि कुछ जीरोस इनसाइड द यूनिट सर्कल हैं और कुछ जीरोस आउटसाइड द यूनिट सर्कल हैं, तो इन दैट केस व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि आपके पास जो है वो हमारा सिस्टम जो होता है वो अगेन एच ऑफ जी जो है वो तो स्टेबल होता है लेकिन एच ऑफ इनवर्स ऑफ जी जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब इस केस में इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा जो सिस्टम है वो इनवर्स भी है एंड उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, somehow we would like to have all the systems to be minimum phase systems के यूनिट सर्कल के अंदर ही इनसाइड पोल्स एंड जीरोस मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम सिस्टम को जो है वो इनवर्स स्टेबल इनवर्स जो है वो ले सकते हैं। ओके, इसके लिए हाउ डू वी डू दैट? अच्छा, लेट मी एक्चुअली पॉज हेयर फॉर अ मिनट, क्योंकि आप लोगों का जो है वो बेसिकली 10:40 पे फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी और क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, सो we were not able to cover this thing, लेकिन I would like to cover this, so जो मैं ये करूँगी वो ये कि I will actually keep on recording, बेशक आप लोग चले भी जाइएगा और फिर मैं अपलोड कर दूँगी, ये लास्ट पार्ट है, आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन ये कि यहाँ पे पॉज मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आई नीड टू डिस्कस जो अनाउंसमेंट्स मैंने आज एंड में रखी थी बिकॉज आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट द क्लास एट द स्टार्ट। आप लोगों का आज क्विज है और मुझे जो है वो आयमा का ईमेल आई हुई थी कि जी यू वांट द क्विज टू बी पोस्टपोन्ड टू फ्राइडे। ये पूरी क्लास का डिसीजन है या क्या सिलसिला है? मतलब आई अंडरस्टैंड। जी जी, बोले बोले मैम, ज्यादातर लोग अभी कह रहे हैं कि वेडनेसडे को कर लें, कल कर और लो। मैम, अच्छा, यस मैम, और बेशक यही टाइमिंग्स में हो जाए। 4:30। अच्छा, अब देखें, बात ये है कि मैं फ्राइडे को भी करने को तैयार हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत अंडर स्ट्रेस हैं, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि मुझे ना कुछ श्योरिटी चाहिए कि सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। कल का होता है या फ्राइडे का, खैर पिछली दफ़ा का जो था वो इस दफ़ा का उससे थोड़ा सा बेहतर इन द सेंस इसलिए है कि पिछली दफ़ा हमने पीछे किया था जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, 2 घंटे पीछे कर दिया था। इस दफ़ा जो है वो वी विल बी मतलब ज़ाहिर है कि आगे कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को पता चल ही जाएगा एट दी एंड, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी और की कोई और कमिटमेंट हो ना उसी टाइम के ऊपर जो है। तो अब ये कि कौन इंश्योर करेगा कि ये जो है वो मतलब एवरीवन इज ओके। पहली बात तो ये कि ठीक है मैं कल ले लेती हूँ, ठीक है, आई डोंट माइंड, एक दिन से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी अगले वालों के लिए भी आपके पास तैयारी का टाइम हो जाएगा। लेकिन ये कि कौन इंश्योर करेगा कि जो है वो सबको पता चल जाए? मतलब आयमा और दानियाल आप दोनों CRs हैं क्लास के, जिनका मुझे पता है एटलीस्ट, तो आप में से कौन इंश्योर करेगा कि एवरीवन गेट्स द मैसेज कि कल 4:30 to 5:30 है? मैम, अगर हम तो अभी मैसेज कर देंगे क्योंकि मैम ओके, अभी पूरा दिन है, मतलब अभी चले ठीक एक है। दिन का तो
मतलब कल भी हम लोग ने बात की थी तो कल से ही सब कह रहे थे कि डिले चलो कराना ठीक है, तो सो पता ही सो है। सो लेट मी शिफ्ट इट टुमारो, ठीक है, 4:30 to 5:30। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक और जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो ये कि ये आप लोगों का मुझे लगता है आज की क्लास के बाद ही बेसिकली ये मुझे ख्याल आया कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है और आपका जो है वो मतलब जिस तरह पीछे के 10 मिनट आप लेट आए हैं तो उसकी वजह से सब चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट्स का जो है वो सेशन होता है। तो उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर्स अपलोड कर दूं एंड देन वी हैव वन सेशन एवरी वीक फॉर इंटरैक्टिव सेशन जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकें। लेकिन ये कि ज़ाहिर है यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उससे पहले जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले देख के आते हैं। तो आपकी क्लास इसके बारे में जो है वो कितना जो है वो एग्री करती है या नहीं करती है। अगेन कल हम इसी तरह से इंटरैक्टिव सेशन ही करेंगे और फिर कल जो है यू कैन एक्चुअली लेट मी नो आफ्टर डिस्कशन अमंग योरसेल्फ के आपको, क्योंकि मैं पर्सनली आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ इंटरैक्टिव सेशन क्योंकि मुझे खुद मज़ा आता है इंटरैक्टिव सेशन में व्हेन आई गेट रिस्पांस, और अगर आई डोंट गेट द रिस्पांस तो मुझे पता चलता है कि अच्छा स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रहे। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा रोज़ों की वजह से ना बहुत ही अजीबोगरीब सा सिस्टम चल रहा है कि पहले ही 35 मिनट्स हैं, फिर आगे से इधर से चले जाएं उधर से चले जाएं, तो इट इज़ एक्चुअली नो टाइम लेफ्ट। तो ये मुझे कल बता दीजिएगा एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द लेक्चर्स। आप में से जो रह सकता है वो रहे ज़रूर, अगर जो नहीं रह सकता तो यू कैन लीव एंड देन आई विल जस्ट अपलोड दीज लेक्चर वीडियो भी और लेक्चर नोट्स भी, ठीक है। और दिस इज डिसाइडेड कि आपके पास जो है वो वी हैव दिस टुमारो, ठीक है। और आई वुड एक्सपेक्ट कि पिछली दफ़ा की तरह ब्लंडर नहीं होगा, सारों का बता देंगे। ओके ओके, चलें, लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर अगेन। अच्छा, अब इसमें जो है सो व्हाट वी आर एक्चुअली व्हाट वी हैव सीन इज के हमारे पास जो है इफ़ वी हैव अ मिनिमम फेज सिस्टम दैट वी नो दैट इसका जो इन्वर्स है दैट इज एक्चुअली ऑलवेज पॉसिबल। और अब इस केस में हमारे पास क्या होता है, या ये इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो है वो कोई भी सिस्टम है जिसको मैं एच मिनिमम लिख रही हूँ, तो h of z is h minimum अगर है मेरे पास, तो आई एम ऑलवेज श्योर कि मेरे पास 1/h minimum is always possible because of the reason कि h minimum जो है वो that is represented a system which इसके poles और zeros inside the unit circle होते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा था कि there are certain systems कि जिस केस में आपके पास h of z जो है that is not minimum phase systems which means कि इसके poles and zeros सारे inside the unit circle नहीं है। poles तो होंगे ही होंगे क्योंकि स्टेबल के लिए वो तो ज़रूरी है, लेकिन जो zeros हैं वो outside the unit circle हैं, so either it is a maximum phase or a mixed phase system। उस केस में what we actually do is we actually decompose it into minimum phase and all pass system, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि हम ये क्यों कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये करके देखेंगे कि होता कैसे है एंड देन आफ्टर डूइंग दैट वी विल सी के हम क्यों कर रहे हैं। तो इसको करने का जो तरीका है, ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि व्हाट वी विल डू इज कि वी विल स्टार्ट विद लेट्स सपोज के मेरे पास जो है वो एक सिस्टम है कि जो h of z है which is in the form of मेरे पास जो है वो okay, let me actually plot it instead of जी हम मेरे पास जो है वो सिस्टम है विच इज़ नॉट अ मिनिमम फेज सिस्टम के पोल यहाँ पर है और ज़ीरो जो है वो यहाँ कहीं पर मौजूद है। लेट्स सपोज कि यहाँ कहीं पे मौजूद है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट इन ऑर्डर टू डिकम्पोज इट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम फेज एंड ऑल पास मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेक द पोल्स एंड जीरोज विच आर इनसाइड द यूनिट सर्कल। यानी पहले मैं क्या करना चाह रही हूँ, पहले मैं मिनिमम फेज बनाना चाह रही हूँ और फिर उसके साथ ऑल पास जो है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आई विल स्प्लिट दिस h of z इन सच अ वे कि पहले जो है, अब इस केस में जब मैं यहाँ से देखती हूँ तो आई हैव जस्ट वन इनसाइड द यूनिट सर्कल वाली पहले मैं चीज़ ले रही हूँ, ठीक है। सो साइन ऑल पोल्स एंड जीरोज ऑफ h of z, यानी ये मैं h मिनिमम की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जाहिर है दिस इज h of z एंड देन आई विल हैव एन h ऑल पास ऑल्सो, ठीक है। तो h of z जो है
वो हम इसमें से जो अब मेरे पास इनसाइड द यूनिट सर्कल से सिर्फ ये एक पोल नजर आ रहा है, इसको मैंने बस यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। मिनिमम के लिए मैंने ये लिया और उसके बाद मैंने ये क्या किया कि जितने भी पोल्स एंड जीरोस इनसाइड द यूनिट सर्कल थे उनको मैंने सेपरेट कर लिया मिनिमम के लिए। एंड देन आई एम रिफ्लेक्टिंग जो जीरो मेरे पास आउटसाइड द यूनिट सर्कल था उसको मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अल्फा के ऊपर कहीं था तो मैं इसको 1/अल्फा करके यूनिट सर्कल के अंदर लेकर आऊंगी, ठीक है। सो आई विल एक्चुअली मेक दिस पोल या जो जीरो जो है वो अल्फा से लेकर 1/अल्फा पे समवेयर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लें कि अब इस केस में और एंड आई विल डू दिस फॉर ऑल द जीरोस। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास ये यहाँ पे 2 और जीरोस मौजूद थे, ठीक है, और बाकी जो पोल्स थे वो यूनिट सर्कल के ऊपर मौजूद थे, सॉरी सेंटर के ऊपर मौजूद थे। तो अगर मेरे पास ये भी जीरोस मौजूद थे तो मैं क्या करूंगी कि इनको भी मैं इनसाइड द यूनिट सर्कल लेकर आऊंगी 1 करके, जो भी हमारे पास था उसको उसी के रेसिप्रोकल लोकेशन पर लेकर आऊंगी। तो इसका मतलब है एट द एंड मेरे पास अब जो ये सिस्टम बन रहा है पहला वाला, इसमें आई हैव ऑल द पोल्स एंड जीरोस इनसाइड द यूनिट सर्कल। अब नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑल पास फिल्टर। अब ऑल पास में मैंने क्या करना है, ये जो मैंने अल्फा था जिसकी जगह 1/अल्फा को तो मैंने एच मिनिमम में कर लिया, या ये जो थे इनको मैंने इसी तरह से उठा के ऑल पास में रख देना है, बिकॉज ये हैं तो सही ना पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कि जो भी आउटसाइड द यूनिट सर्कल मेरे पास जीरोस हैं वो तमाम के तमाम ऑल पास का हिस्सा हो जाएंगे। एंड आई विल प्लेस, अब मेरे पास ऑल पास में क्या होता है, इफ यू रिमेंबर जीरोस अगर आउटसाइड द यूनिट सर्कल होते हैं, मतलब जीरोस हमेशा आउटसाइड द यूनिट सर्कल होते हैं ना, क्योंकि पोल्स इनसाइड द यूनिट सर्कल होते हैं और जीरोस उनके रेसिप्रोकल लोकेशन पे होते हैं। तो अब मेरे पास जीरोस आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, अब इनके रेसिप्रोकल लोकेशंस पे आई विल पुट पोल इनसाइड द यूनिट सर्कल। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अब जिस तरह ये अल्फा था तो इस पे 1/अल्फा पे मैं पोल रख देती हूँ। सिमिलरली अगर ये फर्ज करें कि बेटा है एंड दिस इज बेटा कॉन्जुगेट, तो ये 1/बीटा के ऊपर और 1/बीटा कॉन्जुगेट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि दिस इज परफेक्ट सिस्टम कि जिसमें मेरे पास जो है दिस इज ऑल पास, मुझे नजर आ रहा है पेयर वाइज जो है वो पोल और जीरोस रेसिप्रोकल लोकेशंस पर हैं, एंड दिस इज मिनिमम फेज, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑल द जीरोस एंड पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर आप ये कहते हैं कि जी इतने जीरोस और पोल्स ऐड कर दिए, तो अगर आप देख रहे हैं जो मैंने ग्रीन्स में जीरोस डाले हुए हैं यहाँ पर और जो पोल्स हैं दे आर एक्चुअली एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एट द एंड आपके पास जो है बेसिकली जो ओवरऑल हमारे पास सिस्टम आ रहा है वो वही रहेगा जो कि ये वाला सिस्टम था। यानी अगर मैं सारे कैंसिल आउट कर देती हूँ पोल्स एंड जीरोस को, तो मेरे पास जो है वो वही चीज़ आ जाएगी दोबारा से जो कि एच ऑफ जी थी। तो सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज कि वी आर एडिंग पोल्स एंड जीरोस based upon how many zeros were outside the unit circle, और उसकी बेस पे जो है वो हमारे पास मिनिमम फेज एंड ऑल पास सिस्टम दोनों बन रहा है। तो लेट मी डू द एग्जांपल एंड देन वी विल सी के अच्छा इसका फायदा क्या होता है एज फार एज इनवर्स सिस्टम्स आर कंसर्न। एग्जाम्पल जो है ये ओपनहाइम की बुक से मैंने लिया है चैप्टर 5 से, और इसी के साथ ही एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ मैंने नीचे लिखी हुई है, वो आप लोग खुद करेंगे। ये जो पहले वाली एग्जाम्पल है जिसमें सिंगल पोल और सिंगल ज़ीरो है, ये मैं यहाँ पर करवाऊँगी। अच्छा आप लोग मौजूद हैं, आप लोग की क्लास नहीं है, मैं बोले जा रही हूँ आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज आई थॉट आप लोग जा चुके हैं। आपकी अगली क्लास नहीं है? है ओके ओके। अच्छा चलें, लेट मी जस्ट फिनिश इट वेरी क्विकली। अच्छा अब हमने जो है इसको सो मेरे पास जो है ये h1 ऑफ z मौजूद है, ठीक है, और इसको अब मैं उसी तरह से बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्लॉट दिस कि पोल कहाँ है। अच्छा आप जल्दी से आप मुझे बताइए पोल किधर है और जीरो किधर होगा इस केस में। जी कौन बताएगा? पोल कहाँ हो जाएगा? -1/2 के ऊपर, ठीक है ना। देखें 1/1 माइनस ए जी इनवर्स होता है, तो इसका मतलब है ए के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये 1 माइनस हाफ जी इनवर्स है ना, तो इसका मतलब है कि -हाफ के ऊपर आ जाएगा पोल, और जो जीरो हो जाएगा दैट इज एट -3, ठीक है। सो यहाँ से मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ सिस्टम जिसका इन्वर्स स्टेबल होगा, और मैं इसको अब करना चाहती हूँ डिवाइड
डिकम्पोज करना चाहती हूँ मिनिमम फेज एंड ऑल पास दो केसेस में। तो सबसे पहले फ्रॉम वेयर विल आई विल स्टार्ट बाय मेकिंग मिनिमम फेज पार्ट, ठीक है। और मिनिमम फेज पार्ट में मैंने क्या करना है, आई नीड टू कीप द पोल जो जहाँ पर है, ये 1/2 के ऊपर था, -1/2 के ऊपर, ये यहीं पर पोल रखना है। और जो 0 है इसको मैंने रिफ्लेक्ट करना है इसके यानी अगर मेरे पास -3 पे था तो इसको -1/3 के ऊपर मैं लेकर आऊंगी। तो यहाँ कहीं जो है वो मैं 0 रख देती हूँ, ठीक है। ये मेरा बन गया मिनिमम फेज, ठीक है, ओके। और दूसरा पार्ट क्या करना है, अगर आप में से कोई इस पर कमेंट करेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास जो ऑल पास है उसमें कहाँ पर होगा 0 एंड कहाँ पे होगा पोल? ओके, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग अभी तक हैं कि नहीं। एनीवे चलें, तो इस केस में अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब व्हाट आई कैन डू इज के ओके जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हम इसको जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है, कि इसका जो है वो ऑल पास सिस्टम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 0 जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उस 0 को मैं यहाँ 0 पर ही रखूँगी। और जो पोल है वो मेरे पास 1 ओवर यानी इस जगह पर -1/3 के ऊपर जो है वो एक पोल आ जाएगा। एंड दिस इज माय ऑल पास सिस्टम। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ वी डू इट इन कंप्यूटेशन, मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक फिगर बनाई है ना, कि अगर मैं यहाँ से जो है इसको लेट्स जस्ट डू इट बाय सॉल्विंग मैथमेटिकली ऑल्सो, तो मेरे पास ये सिस्टम मौजूद है 1 + 3 Z इनवर्स ओवर, लेट मी सी, यही है ना, हाँ जी, 1 + 3 Z इनवर्स ओवर 1 + 1/2 Z इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैं क्या करती हूँ, आई वुड लाइक टू, मैं अब क्या करूँगी कि आई वांट टू हैव एक्चुअली इट इन द फॉर्म कि मेरे पास जो है वो ओके जो भी मेरे पास Z इनवर्स के साथ आउटसाइड द यूनिट सर्कल वाला जो भी 0 है वो मैं कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। वी विल सी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मुझे नजर आ रहा है कि -3 पे था ना, मैं सिर्फ 3 कॉमन निकाल रही हूँ, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, सिर्फ मेरे पास ये इस तरह की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको स्प्लिट करना है ऑल पास और मिनिमम फेज में। ऑल, अब देखें मिनिमम फेज के लिए मेरे पास क्या चीज़ है, आई नो कि मेरे पास ये तो मैंने रखना है जो पोल में इनसाइड द यूनिट सर्कल है, ठीक है। 0 मुझे कहाँ पे चाहिए, 0 मुझे चाहिए है अगेन इनसाइड द यूनिट सर्कल corresponding to this 0 which was outside the unit circle। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मिनिमम फेज के लिए क्या करूं, I will have 0 like this, ठीक है। ये आप लोग देखें, अगेन मैं दोबारा से वही वाली फिगर बनाती हूँ कि मेरे पास 1 पे ये था, ये -1/2 के ऊपर पोल है, ये 0 -3 पे है, इसको मैं 1/3 पर लेके आना चाहती हूँ। तो ये दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला विच इज शोइंग कि ये पोल जो है 0 जो है ये 1/3 के ऊपर अगर आएगा तो ज़ाहिर है उसको लिखने का क्या तरीका है, यानी यहाँ से देखें क्या मुझे पता चल रहा है कि 0 इज एट Z = 3, बिकॉज ये कौन सा, ये किस तरह हमने लिखा है, अगर आपको याद हो, ये हम जब ऑल पास पर लिखते थे कि Z इनवर्स माइनस अल्फा के की फॉर्म में लिखते थे, एंड वी न्यू कि इसका क्या मतलब है कि एट Z = 1/α k के ऊपर मेरा जो है वो 0 मौजूद है, ठीक है। ये जब हमने अभी बिल्कुल पहले एग्जाम्पल जो स्टार्ट किया लेक्चर जहाँ से, वहाँ पे हमने देखा था और लास्ट क्लास में भी देखा था। तो इसका मतलब है कि दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी कि दिस इज अ 0 एट Z = -3, बिकॉज -3 का क्या मतलब है, इंफिनिटी -3, और ये मेरे पास कहाँ से आया है, इट इज फ्रॉम -1 ओवर -3 से आया ना, बिकॉज दिस इज -1/3 आ रहा है।
तो ओके, सो यहाँ से मेरे पास दिस इज मिनिमम फेज का फॉर्मूला आ जाएगा, और अब मैं अगर ऑल पास लेना चाहती हूँ तो दैट वुड बी एक्चुअली दिस 0 विच इज आउटसाइड द यूनिट सर्कल, वो किससे आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले से, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1/3 प्लस जी इनवर्स, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैंने एक पोल लगाना है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 जी इनवर्स, ठीक है। और अब जो चीज़ मैं आपको तो दिखाना चाहती हूँ वो ये कि जब मैं इसको h मिनिमम ऑफ z को मल्टीप्लाई करती हूँ h ऑल पास ऑफ z से, देन आई गेट 3 times 1 plus 1/3 z inverse over 1/2 z inverse multiplied by 1/3 plus z inverse divided by 1 plus 1/3 z inverse, ठीक है। अब आप देखें इफेक्टिवली अगर मैं ये दोनों जो क्या है ना, ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे ना, अगर मैं इनको दोबारा से जो है वो उसी फॉर्म में लेके आना चाहूँ, और जो मुझे पीछे वाली चीज़ बच जाती है वो यही चीज़ है जो कि यहाँ पर h of z नज़र आ रही है। सो वी हैव नॉट एक्चुअली डन एनीथिंग, वी हैव जस्ट एडेड पोल्स एंड जीरोस इन ऑर्डर टू बैलेंस द सिस्टम सो दैट वी हैव वन अल्फा सिस्टम एंड वन मिनिमम फेज सिस्टम। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब देखें एक्चुअल के केस में हमारे पास क्या हो रहा होता कि हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो किस तरह से होता है, यू हैव x of n going inside the system, और h of n के बाद जो है या h of z के बाद मेरे पास h inverse of z आ जाता है। अब इस केस में जब मेरा h inverse of z पॉसिबल ही नहीं था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं h of z के साथ h minimum of z लगा दूंगी, यानी h inverse जो है ना वो मेरा h minimum के फॉर्म में आ जाएगा। और वो मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न, ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर अगेन, कि मेरे पास जो h of z है दिस इज इक्वल टू h मिनिमम ऑफ z टाइम्स h ऑल पास ऑफ z। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स लेती हूँ तो दिस इज इक्वल टू h मिनिमम ऑफ z मल्टीप्लाइड बाय h ऑल पास ऑफ z, दिस वी नो इज 1। तो इसका मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज सेम, जो फेज रिस्पॉन्स है h ऑफ z का, दिस इज इक्वल टू h मिनिमम ऑफ z प्लस h ऑल पास ऑफ z का फेज रिस्पॉन्स। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मेरे पास h ऑफ z का इन्वर्स मौजूद नहीं था, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। मैं क्या करूँगी, h ऑफ z के इन्वर्स की जगह h मिनिमम ऑफ z का इन्वर्स लगाऊंगी। उसका मुझे क्या इफेक्ट हो रहा होगा कि अब जब मैं इसमें से गुजार रही हूँ, h ऑफ z था, h ऑफ z के साथ मैंने h मिनिमम ऑफ z का इन्वर्स लगाया, तो what I am getting here is an approximation of x of n. Exactly x of n तो नहीं मिल रहा, because of the reason कि मेरे पास जो मैं यहाँ x of omega से चली थी मैग्नीट्यूड से, मुझे यहाँ पे वही x of omega मैग्नीट्यूड मिल रहा होगा, because of the reason कि मेरे पास जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि h of z और h minimum of z जो है वो मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपको सेम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो दे देगा। लेकिन फेज जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा होगा, और कैसे इफेक्ट हो रहा होगा, यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन। बट द पॉइंट इज कि आपके पास जो है ओवरऑल, और आप देखें ओवरऑल व्हाट इज दिस एक्चुअली इक्वल टू, हमारे पास जो है यहाँ से अगर हम देखते हैं कि दिस एक्चुअली इज इक्वल टू ऑल पास, which is actually not affecting the phase response, not affecting the magnitude response, but the phase response of the system. So in the end what we actually conclude is कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम उसकी जगह उसका कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम फेज सिस्टम लेते हैं, और वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो और मिनिमम फेज का इन्वर्स पॉसिबल होता है। ओके, वी विल स्टॉप हियर, और वी विल हैव अ क्लास एज यूजुअल टुमारो, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल एक्चुअली have discussion and then we will have the quiz tomorrow at 4:30.